चलो भाई बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आप लोगों के सामने। सर डाउट्स वगैरह कब टाइम दोगे? बेटा शांति, अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शांति। चैप्टर 3 का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक और जो सबसे अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है करंट। चल कल तो यही पता कर ले करंट क्या होता है, पहले तो यही क्लियर कर ले करंट क्या होता है। आधे टाइम हम लोग खूब पढ़ते हैं करंट के बारे में, लेकिन पता कुछ नहीं होता करंट के बारे में। पढ़ा कुछ, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन पता कुछ है नहीं करंट के बारे में। लेकिन देख लेते क्या होता है। मान ले लेट्स से तेरे सामने एक जानबूझकर मैंने एक बड़ा सा, काफी बड़ा सा कंडक्टर बना दिया। क्या बना दिया? काफी बड़ा सा क्या बना दिया? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब एक बहुत बड़ी सी वायर, एक बहुत बड़ी सी वायर बना दी, बहुत मोटी सी वायर बना दी। ठीक है, तुम कहोगे वायर इतनी मोटी नहीं होती सर, जूम समझते, जूम करके डायग्राम बना रखा है। एक बहुत बड़ी सी मोटी सी वायर, ठीक है भाई। लेट्स से मैंने इस वायर के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ा। अब तुम में से काफी लोगों को यह भी नहीं पता होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो पहले मैं समझा दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत सिंपल चीज है। लेट्स से एक वायर है, इस वायर को अगर पकड़कर मैं बीच में से काटूं, ऐसे आर पार काटूं, ठीक है भाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपको नहीं पता सुन लेना। अगर इस वायर को पकड़कर मैं बीच में से काटूं तो जो पोर्शन इसका नजर आएगा, जो पोर्शन इसका नजर आएगा, कैसा नजर आएगा सर? सर्कल जैसा। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। वो क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे ये एक क्यूबॉइड है, राइट? ये क्या है? एक क्यूबॉइड। अगर इस क्यूबॉइड गंदा सा है, कोई बात, काम चल जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस क्यूबॉइड को ऐसे काटूं, इमेजिन कर लो काट दिया आपने, इसके दो टुकड़े हो गए, तो इसको अगर आप देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, चकोर सा। इट विल लुक लाइक अ स्क्वायर। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? स्क्वायर। अगर आप पकड़कर इसको ऐसे काटते हो, इस तरीके से, यूं, इस तरीके से, तो यहाँ पे काटने के बाद इसका पोर्शन अलग करोगे तो ये रेक्टेंगल जैसा नजर आएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया आर अ मस्ट, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आर अ मस्ट। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होना चाहिए क्या होता है। कि एक सेक्शन को काटोगे, काटने के बाद जो छोटा सा पोर्शन नजर आएगा उसे हम क्या कहते हैं? एक वायर है, वायर को काटोगे, काटने के बाद इसका पोर्शन नजर आएगा, क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिसको काटने पर नजर आएगा, जिसको काटोगे तो उसका नजर कैसा आएगा? सर्कल जैसा, सर्कल जैसा। तो ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है भाई। अब लेट्स से मेरे पास इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इस वायर के अंदर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, रैंडमली इधर उधर। लेट्स से यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन पास करे, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस पास कर रहे हैं? द टोटल चार्जेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है भाई। द चार्जेस क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब वक्त के साथ कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी चार्जेस हैं आपके, वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास कर रहे हैं। जितने ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा करंट, जितने कम चार्जेस पास करेंगे उतना कम करंट। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि एक छोटे से मतलब बड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्जेस पास करते हैं टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं करंट। 10th में भी पढ़ के आए हो आप लोग इसे, कि कितना चार्ज पास कर रहा है, कितना चार्ज पास कर रहा है, किसके साथ सर? टाइम के साथ। कितना चार्ज पास कर रहा है टाइम के साथ, इसे हम कहते हैं करंट। इसे हम क्या कहते हैं? करंट। तो करंट के बारे में समझाएंगे कि चार्ज का फ्लो वक्त के साथ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना होगा। एक क्या जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उन क्रॉस सेक्शनल एरियाज में से जो भी चार्ज पास हो रहा है टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं करंट, ठीक है भाई। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर गया वायर में से। ये सिंपल सी वायर इमेजिन करी,
इसमें टर करके इलेक्ट्रॉन टर करके बार बार निकले जा रहे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से पैदा होगा उस चीज को हम करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट। ओके, एक और बात, इसकी SI यूनिट क्या होती है सर? SI यूनिट बहुत सिंपल चीज है। चार्ज लिखा है तो सर कूलम आएगा, टाइम लिखा है तो सेकंड आएगा, तो कूलम पर सेकंड। और जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी उसको डिवोट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एम्पियर। क्या करें? और जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी उसको डिपेंड करने के लिए क्या होता है? एम्पियर लिखते हैं। अच्छा, अब एक और बात सर, एक और बात, ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। कहां से कहां होती है डायरेक्शन इसकी? हमेशा हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। इसकी डायरेक्शन हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? कन्वेंशन, सिंपल सी बात, कन्वेंशन। कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस का कोई रूल नहीं है जो ये कहता होगा ऐसा क्यों, नहीं, हमने मान रखा है। शुरुआत करनी थी, कुछ मानना था, तो ये हमने मान लिया, सिंपल सी बात। तो डायरेक्शन क्या है इसकी? कहां से का? फ्रॉम नेगेटिव, फ्रॉम सॉरी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन स्क्वायर में ऐसे भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्क्वायर में अगर इस तरफ भाग रहे हैं तो भाई करंट इस तरफ भागेगा, करंट इस तरफ भागेगा। अब दूसरा एक स्टैंडर्ड सवाल जो आ जाता है, इज करंट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है भाई, करंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी? बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत पूछा जाता है बच्चों से। तो पहली बात तो बच्चा कहता है सर Q/T। मैंने कहा हाँ, तो चार्ज की कुछ वैल्यू होगी 5, 10, 15, ठीक, टाइम की भी कुछ वैल्यू होगी 5, 10, 15, तो यानी कि यहाँ पे कोई आंसर निकल कर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आंसर निकल कर आएगा। तो आंसर का मतलब नंबर, मैंने कहा ठीक, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैग्नीट्यूड है, तो चार्ज की कोई नंबर, टाइम की जगह कोई नंबर, नंबर को नंबर से बैठ के कोई मैग्नीट्यूड आ गया, बहुत अच्छी बात। डायरेक्शन, सर इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट, बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे, करंट आएगा पीछे की ओर, सिंपल सी बात। तो सर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर। मैं कहूँगा गलत, यही गलत हो गया। मैंने कहा अगर तुम कह रहे हो कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात बोल रहे हो, तुम बोलो करंट है, नहीं वेक्टर नहीं है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सर क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों है? सिंपल एग्जांपल, ये एक वायर है, एक ये एक वायर, ठीक, दो वायर जा रहा है, यहां पर एक और वायर, लेट्स से यहां से आ रहा है 3 एम्पीयर का करंट, यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पीयर का, यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पीयर का। मैंने कहा टोटल करंट कितना है? तुम कहोगे सर 5 + 3 8 एम्पीयर, 5 + 3 8 एम्पीयर। अब आधे लोग कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात कह रहे हो, ठीक है। अबे गोबर, अगर मान लो करंट वेक्टर होता, मान ले करंट वेक्टर, तो अगर यहां पर इस वाले करंट को बोलता हूं मैं I1, इस वाले करंट को बोलता हूं मैं I2, तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ता? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये लगाना पड़ता, I रिजल्टेंट, सोचना ही √ I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ I1 I2 cos इनके बीच का एंगल, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है कि वायर को कैसे रखा है, 60 डिग्री पे रखा है, 30 डिग्री पे रखा है। 10th के बच्चे के सामने जाकर सवाल पूछना, कहेंगे भैया से पढ़ना मुझे पागल हो गया, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई। करंट इन एंगल्स पे, इन डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता कितने एंगल पे। ये तो बेवकूफी है, तो तुम्हें 60 डिग्री पे अलग करंट आ रहा है, 30 डिग्री पे अलग करंट आ रहा है, 90 पे रखूंगा अलग करंट आएगा, ओहो वाह वाह वाह। तो ये वेक्टर के नियम को फॉलो ही नहीं करता। ये जो करंट है इन शॉर्ट, हालांकि मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बात, डायरेक्शन भी है, बिल्कुल सही, लेकिन ये वाला जो लॉ होता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर का लॉ, वेक्टर का नियम, वेक्टर का लॉ ये फॉलो नहीं करता, वेक्टर का लॉ ये फॉलो नहीं करता। इसी वजह से हम कहते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पेपर में अगर आ जाए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल बोलोगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज़ इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ
वेक्टर एडिशन, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब ये वेक्टर वाला लॉ जो होता है, एक वेक्टर का लॉ होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, चैप्टर 1 भी पढ़ा है, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ f1 f2 cos थीटा। तो वो वाला लॉ फॉलो ही नहीं करता। सिंपल इसकी वैल्यू उठा, सिंपल इसकी वैल्यू उठा, एंगल वेंगल कोई हिसाब नहीं, सीधा जोड़ खत्म का। तो सिंपल सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। स्केलर क्वांटिटी है क्या है? वेक्टर नहीं। चल रही थी बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। तो आंसर भी लिख देते खड़ा खड़ा इसका। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सर हम ये भी तो कह सकते थे कि इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है, इसलिए ये स्केलर होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहोगे आप कि एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, तो इसी वजह से ऐसा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, उसकी हर दिशा में एक वैल्यू फिक्स होती है। तो कैसे बोल दूं? ठीक है भाई। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity. एक scalar quantity है because it does not follow the rule of vector addition. क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, because it does not follow the rule of vector addition. वेक्टर्स के नियमों का पालन नहीं करता ये, इसी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ, किसका रूल फॉलो नहीं करती? डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती, इस वजह से। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहली बात तुमने पढ़ा, करंट क्या होता है? अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो भी चार्ज पास करता है वक्त के साथ, उसे हम करंट कहते हैं। ऐसा ही या तो कूलम पर सेकंड या फिर साइंटिस्ट को नोट करने के लिए एम्पियर। डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के, सिर्फ मान रखा है कन्वेंशन। इसी वजह से कई बार करंट को कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। कन्वेंशनल करंट मतलब माना हुआ करंट, कन्वेंशनल करंट किसके अपोजिट दिशा में। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टरों के नियमों को फॉलो नहीं करता। ये सिंपली जुड़ते हैं, सिंपली सबट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा ड्रामा नहीं है इसके अंदर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos थीटा, ना ना बिल्कुल लिखा बेसिक की बात है। तो ये बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात। इतनी बात हमें समझना है। एक और बात इंपॉर्टेंट सर जो हमें जाननी है, पहली बात जो करंट लिखा हुआ है q/t, क्या लिखा हुआ है? q/t। ये फॉर्मूला वैलिड तभी है, ये फॉर्मूला वैलिड तभी है, वैलिड ओनली, ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब चार्ज, वक्त और करंट कांस्टेंट हो। जब चार्ज, टाइम का इंटरवल क्या है? टाइम का इंटरवल और करंट सब क्या फ्लो कर रहे हैं? कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल एक समझाता हूं। मान लो मैंने जैसे कहा, इस क्रॉस सेक्शन में से पहले 3 इलेक्ट्रॉन पास करें, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर से 3 इलेक्ट्रॉन पास करें, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर से 3 इलेक्ट्रॉन पास करें, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हर बार 1 सेकंड में, हर बार 1 सेकंड में, हर बार 1 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो क्या है? कांस्टेंट। कभी 3, फिर दोबारा 3, फिर दोबारा 3, फिर दोबारा 3। ठीक है भाई। बहाव, ठीक है, बहाव जो है उनका कांस्टेंट है। ठीक है, बहाव कांस्टेंट है। लेकिन सर अगर मान लो कभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 3, नेक्स्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकले 4, फिर इलेक्ट्रॉन निकले 2, फिर इलेक्ट्रॉन निकला 1, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, फिर इलेक्ट्रॉन फिर निकले 4, फिर इलेक्ट्रॉन निकले 5, फिर इलेक्ट्रॉन निकले 6। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है अगर वो कांस्टेंट ना हो सर, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कांस्टेंट ना हो तो क्या करेंगे? इफ द, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आ गया, if the flow of electron is not constant, अगर flow of electron constant नहीं है, if the flow of electron is not constant,
अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कांस्टेंट नहीं है देन वी फाइंड, तो हम क्या पता करते हैं, देन वी फाइंड। अब बहुत गौर से सुनना, जिनका 11th का कांसेप्ट वीक है वो तो और गौर से सुनना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या निकालना पसंद करते हैं, ऐसे केसेस में हम एक बड़ी भयंकर चीज निकालते हैं, इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। काफी बच्चों को सुनते के साथ समझ में आ गया होगा, हाँ 11th का कांसेप्ट स्ट्रांग है, फटाफट समझ में आ गया हो, ठीक है। देन वी फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस तो हम उस करंट को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। सर ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस का, अब जिनका थोड़ा बैकग्राउंड वीक है उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। तो चलो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की क्या होती है। पहले इसकी फोटो खींच लो जरा, सारे लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बात